आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो तत्व हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा। तो गुरुत्वाकर्षण में जनरली यह होता है कि दो ऑब्जेक्ट जिनके में मास होता है, द्रव्यमान होता है, जिनके में द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इस घटना गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी द्रव्यमान होने के कारण दो कणों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है द्रव्यमान होने के कारण, उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण वह घटना जिसमें दो वस्तुओं, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनमें द्रव्यमान होने के कारण, जो आकर्षण बल कार्य करता है, ये केवल आकर्षण का ही बल होता है, ये प्रतिकर्षण नहीं होता है। जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे, वह घटना जिसमें दो वस्तुओं के बीच उनमें द्रव्यमान होने के कारण जो आकर्षण बल कार्य करता है, उस घटना को उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या गुरुत्व भी बोलते हैं, या गुरुत्व। उदाहरण के तौर पर किसी वस्तु को अगर हम ऊपर छोड़ते हैं, ऊपर से ऐसे अगर छोड़ देंगे किसी वस्तु को, जमीन से ऊपर छोड़ेंगे, तो हमेशा वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है और उसकी गति में एक त्वरण भी होता है। अर्थात इस वस्तु पर एक बल लग रहा है हमेशा नीचे की तरफ। ये जो बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। वास्तव में पृथ्वी और वस्तु के बीच में यह आकर्षण बल इन वस्तुओं में द्रव्यमान होने के कारण कार्य करता है, तो यह पृथ्वी और वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। उसी तरह से सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु को किसी वृत्ताकार पथ में घुमाने के लिए, जमीन पर अगर घुमाना चाहेंगे तो एक रस्सी से बांधना पड़ेगा वस्तु को, फिर रस्सी से इसको टर्न करेंगे। तो यहाँ पर जो रस्सी है, यानी आकर्षण अभिकेंद्र बल, रस्सी मतलब अभिकेंद्र बल, उस अभिकेंद्र बल का जो कार्य है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही करता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य पृथ्वी को बांधे रखता है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इसी तरह से बहुत से आकाशीय पिंड जो आकाश में एक से लगता है लटके हुए हैं, वो लटके हुए नहीं हैं, वो सब एक दूसरे के किसी भी कण के, किसी भी के आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं और बंधकर वो एक सामूहिक गति कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह हैं वो भी भिन्न भिन्न कक्षाओं में इस गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकेंद्र बल मिलने के कारण वो गति करते हैं। उसी तरह से जब हम देखते हैं समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आने के कारण भी चंद्रमा का आकर्षण बल होता है पृथ्वी पर, पानी पर जो आकर्षण बल चंद्रमा का लगता है उसे ज्वार भाटा आता है। और इसी तरह से हम भी देखते हैं, हम अगर पृथ्वी से चिपके हुए हैं तो उसका कारण एक गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे हम पृथ्वी से चिपके हुए रहते हैं। नाउ गाइस, अब हम लोग देखेंगे न्यूटन ने कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। कहते हैं कि न्यूटन एक बार बाग में बैठे हुए थे, उनके तो एक सेब उन्होंने ऊपर से नीचे आते हुए देखा, तो फिर वो रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद
उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो द्रव्यमान वाले वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, और उस आकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया। तो न्यूटन ने बताया किन्हीं दो बिंदु वस्तुओं ये जो बिंदु वस्तु है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई दो द्रव्यमान ले रहे हैं, कोई भी दो द्रव्यमान m1 m2 है, तो या तो ये कण के रूप में हो, उनके बीच की दूरी r है, कण के रूप में हो, या फिर इन दोनों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो कि इन द्रव्यमानों का ये जो द्रव्यमान है, इनका जो साइज है वो नगण्य हो जाए, इतनी ज्यादा। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसका साइज है 1 सेंटीमीटर का और इसका भी साइज मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का है, और उनके बीच की दूरी अगर 100 मीटर हो गया, 100 मीटर या ऐसे ज्यादा हो गया, तो इस दूरी के रिस्पेक्ट में इसका अपना साइज जो है बहुत ही कम है, तब हम उस कंडीशन में इसे बिंदु वस्तु कहते हैं। तो न्यूटन ने जो भी गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया वो दो बिंदु वस्तुओं के बीच के लिए दिया। तो किन्हीं दो बिंदु वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल नंबर 1 उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं गणितीय रूप में, F अनुक्रमानुपाती है m1 m2। यहां m1 m2 दोनों के द्रव्यमान है। ये तब होता है जब उन दोनों के बीच की दूरी को नियत रखा जाए, यानी जो r नियत रहेगा, बीच की दूरी, इसी दूरी पर रखें, अलग अलग द्रव्यमान रखें ताकि गुणनफल अलग अलग आए, लेकिन दूरी यही रहनी चाहिए। तो जहां पर दूरी r नियत है, तो r को नियत रखकर अगर हम प्रयोग करेंगे तो द्रव्यमानों का गुणनफल अगर दुगना हो जाएगा तो बल भी दुगना हो जाएगा, ये आधा गुना हो जाएगा तो बल भी आधा गुना हो जाएगा। ये अनुक्रमानुपाती का मतलब है। अनुक्रमानुपाती बताता है कि जैसे x अनुक्रमानुपाती y का मतलब y डबल हो तो x भी डबल हो जाए, y ट्रिपल हो x भी ट्रिपल हो जाए, अगर y आधा हो जाए तो x भी आधा हो जाए। लेकिन y में अगर 10 की बढ़ोतरी हो तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये तो जरूर है कि y में अगर 10 की बढ़ोतरी होगी, यानी y में अगर 10 हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि x में 10 ऐड हो जाएगा। ये ऐड या सब्ट्रैक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये बस ये बताता है कि अगर y को डबल करेंगे, y में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 से करें, 3 से करें, 4 से 1/2 से करें, तो x का मान भी 1/2, 1/3, 1/4 हो जाएगा। यानी गुणा या भाग के बारे में बताता है, जोड़ या घटाव के बारे में नहीं बताता है कि y में अगर 10 की बढ़ोतरी हो जाए तो x में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगा। तो अनुक्रमानुपाती सिर्फ ये बताता है इस तरह से कि y कितने गुना हो गया है, y जितने गुना हो जाएगा तो x भी उसके साथ साथ उतने गुना हो जाएगा। दूसरा नियम उन्होंने दिया, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कब? जब m1 इंटू m2 नियत है, m1 m2 का मान नियत है। जब ये मान नहीं बदलेगा तो उस कंडीशन में दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब होगा दूरी को डबल करेंगे
तो बल 1/4 गुना हो जाएगा। दूरी को आधा करेंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही हुआ। अब हम दोनों नियम को एक साथ लिखते हैं, तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और हम जानते हैं अनुक्रमानुपात के बाद जब बराबर करते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, तो यहाँ पर नियतांक ये समानुपाती स्थिरांक या समानुपाती नियतांक G है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ G एक समानुपाती नियतांक या स्थिरांक है, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। G, कैपिटल G को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। सार्वत्रिक क्यों कहते हैं? तो कैपिटल G का मान ब्रह्मांड में कहीं भी, ब्रह्मांड में कहीं भी, कभी भी नियत होता है, नियत होता है तथा ताप, दाब या वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप, दाब, वातावरण का इस मान पर कोई असर नहीं होता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और हेनरी कैवेंडिश ने G का मान प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया। तो प्रयोगों से कैपिटल G का मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2 पाया गया। यानी ये जो मान है वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी, चाहे वो सोलर सिस्टम में हो, आकाशगंगा में, किसी भी पॉइंट पर, कहीं भी किसी भी ताप पर कैपिटल G का मान नहीं बदलता है, इसका मान नियत होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो गाइस, ये आंकिक प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण पर। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान को, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए, जैसे कभी कभी ये दिमाग में प्रश्न आता है कि कैपिटल G का जो मान है दिया है, इसका मात्रक क्या लिखें। तो अगर G का मात्रक आप भूल जाते हो तो तुरंत आप ये सूत्र लिखो, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और G को अकेले छोड़ दो यहाँ पर, तो आ जाएगा F आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब इसका G का अगर मात्रक देखना है तो G का मात्रक यहां से आ जाएगा बल का न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर का स्क्वायर, आर स्क्वायर है, और नीचे
किलोग्राम किलोग्राम यानी किलोग्राम का स्क्वायर, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो किलोग्राम के पावर -2। इस तरह से हम जी का मात्रक अगर भूल जाते हैं तो हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद प्रश्न को हल करने के लिए पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेना चाहिए। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान है तो ऐसे लगा सकते हैं me, तो 6 × 10⁻24। चंद्रमा का द्रव्यमान है mm लिख सकते हैं 7.4 × 10⁻22 kg, ये kg में है सब, kg। और उसके बाद जो उनके बीच की दूरी दिया हुआ है जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो दूरी r है 3.84 × 10⁵5 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि यह बल न्यूटन में तभी है जब ये किलोग्राम में है, दूरी मीटर में है। किलोग्राम है, मीटर है, तब बल न्यूटन में आता है और जी का जो भी मान होता है। तो यहाँ किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर को जब हम 1000 से गुणा करते हैं तो मीटर में बदल जाता है, यानी जो दूरी दे दिया है 3.84 × 10⁸ मीटर। अब हमें बल निकालना है, तो बल निकालना है तो हम पहले इसको सूत्र में रख दें, F बराबर जी का मान दिया है। अब यहाँ मात्रक नहीं लिखेंगे, बस हम एक बार देख लिए हैं कि सब दूरी मीटर में है, द्रव्यमान केजी में है और बल भी न्यूटन में आ रहा है। तो अब सब किसी का मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जब हम कैलकुलेट करके न्यूटन लिख देंगे। दूरी को हमने मीटर में बदल दिया है, m1 × m2 यानी ये है 6 × 10⁻24 × 7.4 × 10⁻22। ये चंद्रमा का द्रव्यमान है और बटे में 3.84 × 10⁸ इसका वर्ग। अब कैलकुलेशन, ऐसे कैलकुलेशन को करने का सबसे आसान रास्ता है कि जितने 10 के घात में आ रहे हैं उनको अलग से लिखें और जो नंबर आ रहे हैं अलग से लिखें। तो नंबर यहाँ आ रहा है 6.7 × 6 × 7.4 और नीचे 3.84 × 3.84 और गुणे 10 के घात में, 10 घात में यहाँ ऋण 11 है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, +24 +22 और नीचे जो 10⁸ का वर्ग करेंगे तो घात गुणा हो जाता है, 10 घात में 16 आएगा, वो जाकर ऋण 16 हो जाएगा यहाँ पर। और जो भी कैलकुलेशन होगा ये न्यूटन में आएगा। अब इसके बाद हम दशमलव के बाद देख रहे हैं, यहाँ 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। ऊपर नीचे दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो गई, यहां से इसमें ये दशमलव हट गया, ये दशमलव हट गया। अब ये दशमलव, ये 3.84 एक बचा हुआ है, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर हम ऊपर दशमलव हटाते हैं और नीचे भी दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, और जो बचा हुआ है 3.84 दशमलव हटाएंगे तो 100 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा, तो उसको हम घात में धन 2 कर दें और ये दशमलव भी हटा दें। तो अब हम f की गणना करेंगे। तो ऊपर है 67 × 6 × 74 और नीचे है 384 × 384 और गुणे 10 के घात में 24 और 22 46, 2 48 और 16 11 27, 48 में से 27 माइनस करेंगे तो 21 आएगा, 21। तो ये 10 के घात में 21 हो गया। इनको गुणा करके एक बार में भी भाग दे सकते हैं और अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो अच्छा ये पड़ेगा, पहले आप इसको गुणा कर लीजिए, थोड़ा दिक्कत होगा। तो 67 × 6 जितना आएगा 74 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे इसको गुणा करके इससे भाग दे दीजिए। तो इस तरह से गुणा भाग करने पर इसका जो मान आएगा 2.02 × 10 के घात में 20 न्यूटन आएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखते हैं जो ज़्यादातर कोर्स में है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। इसको गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। जब पृथ्वी, एक पिंड पृथ्वी हो जाए, दूसरा पिंड कोई और हो, तो उसको जनरली गुरुत्वीय बल कहते हैं।
लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल में हम ऐसे देखते हैं, मान लेते हैं कोई पिंड है, ये पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या RE है, इसका द्रव्यमान ME है, ME है, कोई पिंड यहां रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान m है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पृथ्वी और इसके बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं, पृथ्वी, बाद में आप लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे कि पृथ्वी बाहर के पिंडों के लिए, यहाँ कोई पिंड रखा होगा, बाहर कोई पिंड रखा होगा, उसके लिए ऐसा व्यवहार करती है कि जैसे सारा का सारा द्रव्यमान इसके केंद्र में संकेतित हो। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, जैसे कि न्यूटन ने नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का, बिंदु वस्तु के लिए पृथ्वी एक बिंदु वस्तु जैसा व्यवहार करेगी, जैसे कि सारा का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में संकेतित हो। तो ये भी उसके लिए बिंदु वस्तु हो गया, दोनों एक दूसरे के लिए, और इनके बीच की जो दूरी है वो RE से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि RE प्लस H, मान लेते हैं स्मॉल h है, RE ये मान लेते हैं स्मॉल h है, तो ये जो दूरी है RE प्लस H हो गया, और H का मान बहुत छोटा है RE से, इसलिए इसको नगण्य समझते हैं। तो F बराबर हम लिख सकते हैं GME M बाई RE स्क्वायर। ये पृथ्वी द्वारा पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल है, या गुरुत्व कहते हैं, सीधे सीधे गुरुत्व है, जबकि पिंड पृथ्वी के तल पर या पृथ्वी तल के नजदीक रखा हुआ हो। और अगर हम F बाई M को इधर ले आए, बल बटे द्रव्यमान, ये त्वरण हो गया, इसको हम स्मॉल g लिखते हैं, तो GME बाई RE स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण है। ध्यान रहे, गुरुत्वीय त्वरण का जो g है ये तभी कार्य करता है जब वस्तु पृथ्वी के तल पर हो या पृथ्वी के तल के समीप हो, माने इतना समीप हो कि तल से उसकी जो ऊंचाई है, मान लेते हैं वस्तु यहां पर है, तल से जो इसकी ऊंचाई है h, यह h का मान जब पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, यानी छोटा होता तो नगण्य होता है, जो दूरी होनी चाहिए यहां से यहां तक, वो दूरी RE प्लस H होनी चाहिए, RE प्लस H होनी चाहिए। तो चूंकि H RE की तुलना में बहुत नगण्य है, तो उस दूरी को हम RE ले लेते हैं। यानी ये गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का, वो तभी परिभाषित है जबकि वस्तु पृथ्वी तल के अत्यंत समीप हो या पृथ्वी के तल पर स्थित हो। अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा है, पृथ्वी के अति समीप यानी अति समीप का मतलब जो पृथ्वी तल से ऊंचाई है वो RE से बहुत छोटा है। पृथ्वी के अति समीप यदि किसी वस्तु का मुक्त पतन हो, मुक्त पतन मतलब कुछ दूर ऊंचाई में लेकर छोड़ देना, ऐसे ड्रॉप कर देना, मुक्त पतन हो, पतन में नीचे गिरना हो, तो प्रति सेकेंड गिरते समय प्रति सेकेंड वेग में वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल g से लिखते हैं। इसका मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और यह मान कहां से आया है? यह मान आया है जो हम स्मॉल g इक्वल टू GM अभी हमने देखा था, जो त्वरण है g इक्वल टू GME बाई RE स्क्वायर, इसमें सबका मान अगर रख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका मान ये होता है और इसे कांस्टेंट लिया जाता है।